हमने धर्म को किसी ऐसे खाके की तरह नहीं कर दिया है कि आप एक, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बड़ी सुविधा हुई थी ये कहने में कि साहब हिंदू धर्म जो है वो एक जीवन पद्धति है, धर्म नहीं, इट्स नॉट ए रिलीजन। ये तीन चीजें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी धर्म दर्शन, कला और लोक। जो धर्म दर्शन के नेतृत्व है वो कला के माध्यम से लोकमानस में जाते हैं और वहाँ जाकर जब मजते हैं सलीके से और वो जो स्वीकृत हो जाते हैं वो पैरल शास्त्र के साथ चलने लगते हैं। शास्त्रों का वो पूरा विन्यास जो है अपने समय में, कोई भी शास्त्र हो अपने समय में वो शास्त्र नहीं होता, वो लोक में स्वीकृत होता है। यहाँ तो बड़े विद्वान बैठे हुए हैं हमारे सामने, ऋग्वेद और सामवेद। ऋग्वेद की महत्वपूर्ण ऋचाएं जो है वो सामवेद में सारी, और मुझे ऐसा लगता है, आई फील कि वो ऋग्वेद की ऋचाएं जो सामवेद में गई या ले जाई गई उसके पीछे कारण ही ये था। सामवेद क्या है? गायन है, संगीत है, वह उसकी एक पद्धति तो गई इसीलिए कि वो योग में स्वीकृत हो सके। क्योंकि जब आप सामवेद की उसमें जाते हैं तो आप ये पाते हैं कि उसके अंदर असंख्य योनि मंत्रों के साथ कितने गायन की विधाएं बनी थी, वो इम्पोर्टेंट है। तो वो सामवेद, उसको भी ले जाने के लिए धर्म दर्शन और कला, ये जो रिलेशन है कि कैसे चलता है, लोक में जाता है, ये देखने वाला है। क्योंकि जो विचार हमारे यहाँ की जो पद्धति है उसमें जो विचार है उसका भारी, उसका वजन देखने का जो तरीका है वो ये है कि वो सहस्त्राब्दियों तक हम उस विचार को कैरी कर सकें। और वो जो विचार कैरी हो जाता है जब चलता है और उसके बाद जो धर्म दर्शन के तत्वों को अपने भीतर सोख लेता है, जमा लेता है, तब लोक में चाहे वो कथा हो, चाहे संगीत हो, चाहे गीत हो, चाहे नृत्य हो, कुछ भी हो, जरूरी नहीं। कथाओं में आप चले आइए, पंचतंत्र सबको देखिए, नीति की बात कर, पात्र कौन है उसमें? खरगोश, गिलहरी, ये सारे के सारे अमूर्त हो जाते हैं, लेकिन तत्व तो सीधे चला जाता है। कला वहाँ पर आती है, कला वहाँ है, कला का सीधा संस्कार लोक से जुड़ता है और लोक से जुड़ने के बाद स्थायी भाव ग्रहण करता है। ये एक बड़ी अजीब सी चीज है। अब इसको हम थोड़ा शास्त्रों की तरफ से लेके बदलते हैं। ये लोग की बात शास्त्र में आते हैं तो हमें कुछ चीजें ऐसी दिखती हैं। मैं समझता हूँ इतिहास के लोग हैं, उन्होंने नाट्यशास्त्र को जरूर देखा हो, भारत के नाट्यशास्त्र को जरूर देखा। उसमें बहुत आनंद में ही होता है कि जब भरत रिकम्पाइल करते हैं चीजों को, इकट्ठा करते हैं और ब्रह्मा के पास जाते हैं, तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई मजा तो आया नहीं, तुमने प्रस्तुति तो की, देवताओं ने देखा, बड़ा नीरस लगा, ये काम करो। शिव जी के पास वो बताएंगे कि इसमें क्या है, कहाँ कमी रहे। भरत जो है वो शिव को पसंद करते हैं, तो शिव कहते हैं कि देखो ये तुम्हारा जो नृत्य है ये नृत्य नहीं है, नृत्य। नाट्य शास्त्र में जब आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि नृत्य शब्द का इस्तेमाल नृत्य का नहीं है। तो शिव कहते हैं कि इसको अगर तुम्हें अट्रैक्टिव करना है, अगर लोगों को इससे जोड़ना है और संप्रेक्षणीयता इसकी बढ़ानी है, तो बहुत जरूरी है कि तुम इसमें लास्य उत्पन्न हो, और लास्य तभी उत्पन्न होगा जब इसमें स्त्री तत्व का समावेश होगा। इतिहास को बनाने के लिए महिला आती है, फिर देवताओं के लिए एक
नाटक रचा जाता है उसको देखने देवता आते हैं और अंत में अप्सराएं आती हैं स्वर्ग की जो स्त्रियों की भूमिका अदा करती हैं और वहाँ से जो लास्य आता है उससे तांडव बनता है। लास्य से भाव पक्ष आता है, वो मुद्राएं आती हैं, वो चीज़ें उत्पन्न होती हैं, वो भंगिमाएं आती हैं जिन्हें आप अपनी मूर्तिकला में देखते हैं। अब इसको अगर आप पॉलिटिकली देखना शुरू करेंगे तो थोड़ा दूसरा हिसाब निकाल हो जाएगा। अब कहते साहब ये चोली कला है, ये पल्लव कला है, 50 कारीगर है, कोई गोल टोपी बनाता है, कोई सीधी टोपी बनाता है। काका साहब को नहीं, काका साहब को अच्छी लग जाती है कि सीधी टोपी वाला बढ़िया है। तो उन्होंने कहा भाई मंदिर में तो मूर्तियाँ उसमें सीधी वाली टोपी लगे, तो ऐसा नहीं कि गोल टोपी बनाने वाला मर गया, खत्म हो गया। लोक के पक्ष को समझना इसलिए भी जरूरी, और ये इतिहास में मिलता है, उसकी टिप्पणियां अलग करेगी, उसके ऊपर हमने काम अलग तरीके से करना है, हमारी सोच बहुत अलग बदली है, एक डिफरेंस आता है। जब आप जो पॉलिटिकल की बात करते हैं, कला के साथ कहाँ अन्याय हो रहा है और कला को कहाँ कहाँ तोड़ा जा रहा है, कैसे कैसे उसको पकड़ा जा रहा है, तो इसमें एक डिफरेंस मिलता है। किताब बौद्धों के समय में, मौर्य काल में, वो लोग मूर्तियां बनाकर बेचने लगे थे और उससे पैसा इकट्ठा करते, राजकोष में पैसा जाता, मूर्तियां बेची, देवताओं की मूर्तियां बेची। अगर इस डिफरेंस को आप कल्चरली देखना शुरू करेंगे, आप ये पाएंगे कि उस दौर में बहुत सी चीजें ऐसी बदल रही थी जो धीरे धीरे करके बौद्धों का उदय, आजीविकों का उदय हो गया था। आजीविकों के बाद बौद्ध और जैन धर्म आ गए थे और उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध कर दिया था। तमाम चीजें ऐसी हो रही थी और मूर्तियां केवल दीवारों तक सुरक्षित। मौर्यों ने काम किया, उन्होंने उनको निकाल कर बाहर कर दिया और वो लोगों के घरों तक चली गई। अब उसमें तो कला है, वो तो लोग नहीं थी, वो तो वही वहां से ही निकल के गई। लेकिन ये जो पूरी खिचड़ी है भारतीय इतिहास को देखने की, कला के पक्ष को देखने की, तो देखने की इसका सबसे महत्वपूर्ण समय जो है वो टेक्नोलॉजी के ज़्यादा डेवलप होने के बाद से शुरू हो जाता है। 19वीं शताब्दी तक आते आते एक बड़े आयरिश विद्वान है जेबी डेली, 1903 में वो कहते हैं कि साहब इतिहास जो है वो विज्ञान है, ना उससे आगे है ना उससे पीछे है। और जैसे ही कोई इस बात का दावा करते हैं कि इतिहास विज्ञान है, वैसे ही दो खेमे करते हैं। एक खेमा जो है वो प्राकृतिक दर्शन शास्त्रियों का और दूसरा खेमा साहित्यिकों का। प्राकृतिक दर्शन शास्त्री एकदम सीधे कहते हैं कि देखिए विज्ञान के अंदर चीजें निर्धारित हैं जिनके प्रयोग से उसका रिजल्ट निकलता है, लेकिन इतिहास में तो आप चीजें निर्धारित कर ही नहीं सकते, वो निर्धारित है ही नहीं, उनके डिफरेंसेस आपको देखने पड़ेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन साहित्यिकों की दृष्टि उससे भी अलग है। वो कहते हैं कि आप विज्ञान अगर इसे मानते हैं तो आप इतिहास का कंकाल तो निकाल लेंगे, लेकिन जो कल्पनाशीलता आपको चाहिए वो कल्पनाशीलता आपको कला ही देगी। अगर आर्कियोलॉजी से आप सभी लोग वाकिफ होंगे तो आप देखते होंगे एक टुकड़ा मिलता है और उसके बाद आर्टिस्ट अपने फ्लेवर में ले जाके उस टुकड़े से उस पूरी चीज़ को कल्पनाशीलता से निकाल के उसको सामने रखता है। तो कला का महत्व जो है वो वहाँ पड़ा, वहाँ जाए, वैसे शुरू ये
ये कुछ ऐसी चीजें हैं जब हम कला के इतिहास पढ़ते हैं तो हमें इतिहास में कला को ढूंढना है। हमें कला के इतिहास में जाकर उसे इतिहास से बाइफरकेट नहीं कर देना, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री जो है, जो भारतीय इतिहास है, उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वो समग्रता में चलता है। संगीत का इतिहास ऐसा नहीं है कि संगीत का इतिहास आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से संगीत का इतिहास देखने लगे, ऐसा नहीं है। इतिहास के भीतर ही उन चीज़ों को देखना होगा, वहीं से उनको लाना होगा, और अगर आप वहीं से नहीं लाएंगे तो शायद चीज़ें बदल देंगे, फर्क होगा। अब इसको अगर आप देखें तो ये जो पूरा हिस्ट्री का नज़रिया है, ये हमें कला के तत्वों की पड़ताल के बाद हमें मिलना शुरू होता है, और हम ये देखते हैं कि ये जो कला के नियमों के साथ इतिहास शुरू हो रहा है, वो बेसिकली जिसे आप स्टीरियोग्राफी कहते हैं, वो इतिवृत्त है। और इतिवृत्त का डिफरेंस हमको कहाँ मिलता है? भारत के यहाँ मिलता है। भारत कहते हैं कि जो इतिवृत्त है वो नाटक का शरीर है। जाहिर सी बात है, अगर भारत उसको नाटक का शरीर कहते हैं तो आप नाटक को किस तरीके से नहीं लें, क्योंकि जो 21 अनुषांगिक विधाएं बताई गई हैं इतिहास की, उसमें इतिहास एक पूरा इतिहास नहीं, साहित्य भी है उसमें, गाथा भी है उसमें, सरस्वती भी है उसमें, ये सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो इतिहास को ये मानकर कि हम उसे रियल टेक्सचर में निकालने के लिए केवल वहीं तक जाते हैं, वो ठीक नहीं है। कला के इतिहास को कला में खोजना, ये मुझे नहीं लगता कि बहुत ठीक है। इतिहास में कला को खोजना वो एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसमें कला का तो महत्वपूर्ण क्यों है? तो भारतीय इतिहास को लेकर मेरी धारणा ये है कि उसमें रिकम्पाइलेशन ऑफ हिस्ट्री हमेशा हर 1000 साल के बाद हिस्ट्री का रिकम्पाइलेशन जो है वो होता है। एवरी 1000 ईयर यू विल फाइंड इट। किसी ने, मेरे ख्याल में भाई साहब ने एक बात कही कि महाभारत में ऐसी कोई घटना नहीं होती जिसमें सूत्र कहा गया। मजे की बात यह है कि जो इतिहासकार संस्था है वो सूत्र के नाम से जानी और वेदांगों से भी जानी जाए, वहीं से जानी जाए, सूत्र के ही नाम से जानी जाए। तो ये जो सूत्र है, इसमें अगर आप देखें, बड़े बड़े मजे की बात है, इस रेफरेंस को लेते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि जब महाभारत में शांति पर्व में युधिष्ठिर जाते हैं भीष्म के पास, तो भीष्म कई तरीके की चीज़ें उनको राज्य जो बता रहे हैं, कई तरीके की कि तुम ब्राह्मण रखोगे तो उसके लिए गुण होने चाहिए, महामात्य रखोगे तो ये गुण रखने चाहिए, अमात्य रखोगे तो उसमें ऐसे गुण होने चाहिए। और अंत में कहते हैं कि जो सूत तुम्हारे राज्य उसमें होगा, उसमें ये 8 लक्षण होना बहुत जरूरी है। अच्छा, वो 8 लक्षण बता कौन से? महाभारत में जो 8 लक्षण बता रहे हैं वह अनंत ज्ञान उसमें होना चाहिए। इतिहासकार की वस्तु है अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सूक्ष्मत्व, आज्ञानत्व और अद्भुत लघुत्व, अव्यापाधत्व, मतलब अधिक से अधिक संचय और खर्च करने की जो धन संपदा है उसको किस तरीके से वो यूटिलाइज कर सकता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत जब आप छांदोग्य में जाते हैं उपनिषद में, तो इससे भी अलग कुछ चीजें मिलती हैं कि सूत के जो लक्षण बताए गए वो उससे भी अलग है, उसमें सत्य कामत्व भी है। अब ये जो डिके हो रहा है, ये जो चीजें आ रही हैं, तो ये हम देखते हैं कि ईसा की 6वीं शताब्दी के आसपास जब आजीविकों का जब सूत्रकाल बन रहा है, क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है,
वह कला की अवधारणाएं क्या है, और क्या कला केवल वही कला है जो पटौती लायक है? क्या कला केवल वही कला है जो मूर्ति कला है? क्या कला केवल वही कला है जो वास्तुकला है? या कला केवल वही कला है जो संगीत कला है? या साहित्य की कला में वो कौन सी कलाएं हैं जो हमें लोक तक ले जाएंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट। और यही रिकम्पाइलेशन ऑफ हिस्ट्री जब 7th सेंचुरी के आसपास, 6th-7th सेंचुरी के आसपास आता है, उसके बाद फिर अभी जिसको हम देखते हैं अपने मुगल काल में, जिसको कहा जाता है, जिसको हमारे राममती में जो कहते हैं कि शादी भक्ति आंदोलन है, मैं मानता हूँ वो भी रिकम्पाइलेशन ऑफ हिस्ट्री, वो भी पुनर्योजना है हिस्ट्री। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि आपने स्क्रिप्ट्स को जलाना शुरू कर दिया, आपने मंदिरों को नष्ट करना शुरू कर दिया, आपने ऐसी स्थितियां क्रिएट कर दी थी जो साहित्य के अलावा और किसी चीज के जैसे लोक में जा ही नहीं सकती। तो कला वहां से लोक में जाकर स्थापित हो रही है। जितना सरलीकरण धर्म दर्शन का मध्यकाल में हुआ है, उतना सरलीकरण कभी नहीं। और वो कैसे लोक तत्वों को लेकर आ रहा है, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट मसला है। राधा और मीरा ये दो ऐसे कैरेक्टर हैं मध्यकाल में जो महिलाओं के रूप में पूरे इतिहास को चुनौती देते हैं। 3वीं शताब्दी में जो पंचरात्र आगम है, जहां पर श्री के 1000 नाम निकल के आते हैं, वहां से निकाल कर फिर जयदेव, आप देखिए लोग किस तरीके से काम करते हैं। मैं बस यहीं पर बात को खत्म करूंगा कि जयदेव कहाँ के? उड़ीसा के। उड़ीसा में कौन पूजा गया? जगन्नाथ के साथ कौन? सुभद्रा। और कौन? बलराम। लेकिन जयदेव जो गीत गोविंद लिख रहे हैं, उसकी नायिका राधा है। और राधा के तत्व को बाकायदा माधवाचार्य जिस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद तो कैसे अस्त्र छाप में आ रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। वैष्णवों के साथ तो पूरा चलता जा रहा है। और साइमल्टेनियसली हम ये देख रहे हैं कि हमारे सामने एक और बड़ा स्वरूप मीरा का आता है। हालांकि मीरा को लेके मॉडर्न उसमें बहुत दिक्कतें की गई हैं। राजस्थान, खासकर राजस्थान से सिलेबस से मीरा को निकाल दिया गया, हटा दिया गया, बहुत सी ऐसी चीज़ें। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि मीरा जिस चुनौती के साथ मध्यकाल में खड़ी है, उस चुनौती के साथ कोई भी साहित्यकार बन रहा है। हर समय का साहित्यकार अपने समय का इतिहासकार भी होता है। इसे मान लेना चाहिए और मानना ही चाहिए। कालिदास के साथ भी ऐसा, वो सिर्फ साहित्यकार नहीं, वो इतिहासकार भी है। वो रिपीट करके जिस तरह से रघुवंश को लिख रहे हैं और रघुवंश को जहाँ तक ला रहे हैं, उसमें उस इतिहास का पूरा और जो तत्व की विवेचना है, वो कैसे एक साहित्यकार मूल रूप से इतिहास में कर देता है। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो तुलसी से बेहतर कोई नहीं है। मैं आखिरी बात उसी से करता हूँ। और तुलसी कहते हैं कि कामी नारी यार जो अंतिम चौपाई है, रामचरितमानस की अंतिम चौपाई है, और वो पूरे के पूरे उस युग के इतिहास को समेटे हुए। कामी नारी यार जो योगी के प्रियदाम, कामी नारी यार स्त्रियों के साथ सबसे बुरा बर्ताव अगर कभी हुआ है तो मध्यकाल की वो व्यवस्था है जिसने किया। कामी नारी किया, लोभी किए प्रियता। और लोभी कौन थे? वो राजतंत्र थे
जिन्होंने अपने को सरेंडर कर दिया था उस सत्ता के साथ, उनसे बड़ा कोई लोग नहीं। और कुर्सी इन दोनों की कल्पना करते हुए अपनी बात स्पष्ट कर रहे हैं कि काव्य नाट्यादि योगी के प्रिय नाम उत्तिम रघुनाथ मेरा इतिहास गुरु सौंप, मेरा इतिहास गुरु रघुनाथ उत्तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लाघव विराम। तभी मेरा इतिहास बचेगा, तभी मेरी संस्कृति बचेगी, तभी मेरी चीजें बचेंगी जब मैं इस निगेटिविटी में उस पॉजिटिविटी को देख पाऊँ। ये अगर हम इतिहास में कला के तत्वों को जानना चाहते हैं तो कला का इतिहास ऐसी कोई चीज अगर हम करेंगे तो मानकर चलिए कि हम कभी जियो पॉलिटिकल थॉट से आगे जा नहीं सकेंगे। अगर हमें जियो कल्चरल थॉट की तरफ जाना है, अगर हमें भू राजनीतिक इतिहास से मुक्ति पानी है और भू सांस्कृतिक इतिहास की तरफ आना है, तो हमें इतिहास में कला के तत्वों को देखना, हमें इतिहास में उन सोर्सेस को देखना होगा जो हमें पुष्ट कर रहे हैं कला। ऐसा जब हम करेंगे तब हमें कुछ चीज़ें मिलेंगी, तभी हम जान पाएंगे। ये मेरा एक छोटा सा निवेदन था आप लोगों के सामने। इसी के साथ मैं अपनी बात वहाँ से करता हूँ और